हेलो एंड जय भीम, माय नेम इज साहिल वाल्मीकि। अभी हम मौजूद है लखनऊ के इको गार्डन में। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर जी, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आज 79वां दिन है और ये तो सरकारी नौकरी है जो आरक्षित है पहले, अब निजीकरण की बात चल रही है। तो जब आरक्षित जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल पा रहे, तो निजीकरण के बाद कैसे मिल पाएंगे? क्या कैसे वो? बहुत दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को इतना निष्क्रिय कर देंगे कि ये रहते हुए भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। निजीकरण इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, उनको सिस्टम से निकालने की, आरक्षण को पिछले दरवाजे खत्म करने की। ये हम लोग समझ गए, अब इसको जाकर गाँव-गाँव समझाएंगे। तो अपने भतीजों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? 20,000 भर्ती का मतलब है 1,000 लोग, 1,000 यानी कि 20,000 परिवार, 1 लाख लोग अगर आगे बढ़ेंगे, उनके पास साधन आएंगे, वो लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो 10 लाख लोग तैयार होंगे। 10 लाख लोग फिर उनको मौका मिलेगा तो 50 लाख लोग तैयार होंगे। ये तरक्की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसलिए ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इस राष्ट्रवाद में दलित पिछड़े कहां हैं? और अगर दलित पिछड़े राष्ट्रवाद में है तो फिर इनकी तरक्की के रास्ते क्यों रोक रहे हो? दलित पिछड़े राष्ट्रवाद में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बनाने के लिए यूज होते हैं और चुनाव के बाद वो दलित पिछड़े होके सड़कों पे लाठियां खाते, जैसे आज हमारे लोग खाते। इनके क्योंकि राष्ट्र पता समझते हैं, राष्ट्र दीवारों से नहीं बनता, राष्ट्र धर्म से नहीं बनता है, राष्ट्र जो है पेड़ों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है लोगों से। और राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उस राष्ट्र में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भी तरक्की कर रहा होता है, वो भी मुख्य धारा में आ रहा होता है। तो जिस मुख्य धारा दलित पिछड़े वर्ग के लोग कट जाएंगे तो वो राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। एक वर्ग के ऊपर क्या आप राष्ट्र को आगे बढ़ा लोगे? अभी मैं डिबेट सुन रहा था, उसमें एक बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब एक संशोधन करके बना दो कि दलित वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित को तो कहता दलित तो पीटते हुए जाके उसको वही, लेकिन वो कह रहा था कि एक संविधान संशोधन करवा दो, पिछड़े वर्ग के लोग ही नौकरियां लेंगे, स्वर्णों को रोक दो। मैं कह रहा हूं आप जातिगत जनगणना होने तो दो सर, आपको पता लग जाएगा कि किसने किसका अधिकार छीना हुआ, कौन किस चीज पे कितना काबिल है। क्या दलितों का अधिकार दलितों ने छीना या पिछड़ों का अधिकार पिछड़ों ने छीना? या दलित पिछड़ों का अधिकार आप 15% लोगों ने छीन रखा है और दलित पिछड़े वर्ग के लोग रोटी रोटी से मोहताज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि राष्ट्र भावनाओं से नहीं बनता और राष्ट्र सीटियां बजाने से भी नहीं बनता सर, राष्ट्र तालियां बजाने से भी नहीं बनता। राष्ट्र बनता है राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए रास्ते बनाने से, उनको आगे बढ़ाने से। तो बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में ये कह के गए हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग जो जाति बना के इस तरह तोड़े गए हैं कि वो सोचते हैं ये मुझसे नीचे और मैं उससे ऊपर, वो मुझसे नीचे मैं उससे ऊपर, और हर आदमी अपने से ऊंचे वाले के साथ संबंध बनाना, भाईचारा बनाना, बैठना, खाना पीना पसंद करता है। अगर ये जातियों में बटे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में तमाम तरह की व्यवस्थाओं पे आपका कब्जा हो जाएगा और जितना आपका कब्जा होगा उसी दिन आपकी बात होगी। ये कहते हैं बहनें यहां बैठी हुई है महिला सुरक्षा, आप मुझे बताओ क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? तो फिर ये महिला सुरक्षा का झूठा नारा क्यों लगाते हैं? इनके नारे खोखले हैं, इनके नारों में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो इनके एक नारे में कि सबका साथ और दलित पिछड़ों का विनाश, यही सच्चाई है। तो मेरे बाद और भी लोग बोलेंगे, उसके बाद मैं भी एक बार बोलूंगा, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी है। आज हम यहाँ लीडर नहीं है, मगर मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आगे बैठे हैं वो ये भी सोचे कि आपके पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आपके भाई हैं। फोटो और इन तमाम तरह की चीजों पे ध्यान ना देके ये आंदोलन हम लोग कैसे जीते और ये 20,000 सीटें हमारे भाइयों को बहनों को कैसे मिले और उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का भला कैसे हो, और ये सरकार कब तक जो है हमारी लाशों पे खुश होती रहेगी, ये हमें सोचना है। आपको याद है हमारा एक बच्चा उसमें कूदा था, आज तक भी नहीं मिला। क्या सरकार ने ढूंढवाया? सरकार चाहती है कि आंदोलन कर करके मर जाए, कम हो जाएगी कुछ आबादी इनकी, तो लड़ेंगे फिर हमसे कैसे? हम पे तो 7 संसाधन है। जब ये हमसे लड़ने आएंगे तो इनको पुलिस से पिटवा देंगे।
तो इसलिए हम लोग नारे लगा रहे हैं कि तुम पुलिस बुलाओ, हम लेके रहेंगे। समझ रहे हो? तुम पुलिस बुलाओ, तुम आर्मी बुलाओ, तुम कुछ भी बुलाओ, लेकिन ये आप जानो कि पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिले से आए दलित पिछड़े वर्ग के लोग अगर तय कर ले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा साहब ने क्या कहा कि अगर दलित पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो जाए तो ये तथाकथित लोग आपके जूतों के फीते बेन बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी मुझसे कोई कह रहा था कि फलाने चंद्रशेखर जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब दलित पिछड़े जो हैं वो एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि 2017 में अगर देखें तो भारी मात्रा में ओबीसी समाज से जो है वोट भाजपा को गया था। अब क्या ओबीसी समाज और जो दलित समाज है वो जाग चुके हैं और एक साथ आ चुके हैं? हाँ, धीरे धीरे आ रहे हैं, अपनी उसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एकजुट हों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे, काशीराम साहब भी चाहते थे, बहुत शुक्रिया। बहुजन महापुरुष चाहते हैं, हम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और पिछले 3 दिन तक इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था और 3 दिन तक यहाँ पर मौजूद रहे और जो है आज इन्होंने कॉल दिया था और काफ़ी सारे संगठन आए हैं यहाँ पर। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी तो थी ही, और तमाम छोटे संगठन हैं और यहाँ पर जो है इस आंदोलन को आज बढ़ाया जा रहा है और इस आंदोलन का रूप लिया है और तमाम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको विजुअल शुरू से दिखा रहा हूँ, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आगे क्या कुछ अपडेट रहती है, हो सकता है यहाँ से लखनऊ के इको गार्डन से हो सकता है कि विधानसभा तक कूच हो। जो भी अपडेट होगी आपको दिखाते रहेंगे। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क।